हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदी ट्यूटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 7 बजे तक अपलोड कर दी जाती है। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। आज है 26 सितंबर। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात करें तो आज विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। 2023 के लिए इसकी थीम क्या रखी गई है तो वैश्विक पर्यावरणीय सार्वजनिक स्वास्थ्य, ग्लोबल इन्वायरमेंटल पब्लिक हेल्थ। एक और इम्पॉर्टेंट डे है, ये क्या है तो ये है विश्व गर्भ निरोधक दिवस, वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे। ये भी 26 सितंबर को ही मनाया जाता है। 2023 के लिए इसकी थीम क्या रखी गई है तो विकल्पों की शक्ति, द पावर ऑफ ऑप्शन। दोस्तों, कल हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि नेपाल चाइना की BRI परियोजना को आगे लेके चलने के लिए सहमत हो गया। तो एक कमेंट आया था कि BRI परियोजना सही से समझ नहीं आई, ये क्या है। तो अब कल वाला आर्टिकल पूरी तरीके से डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसका ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। BRI का पूरा नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये एक प्रकार की परियोजना है, एक कार्यक्रम है जो चीन के द्वारा चलाया जा रहा है। अब चीन इसको क्यों चला रहा है, चीन इसको लेकर के क्यों चल रहा है, तो इसके पीछे वजह ये है कि जो एशिया महाद्वीप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया और यूरोप महाद्वीप हो गया, इन तीनों महाद्वीपों में अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए चाइना इस कार्यक्रम को लेकर चल रहा है, इस परियोजना को लेकर के चल रहा है। अब कार्यक्रम जो है ये, इसके माध्यम से कैसे चलेगा, चाइना कैसे अपने कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, तो चाहे वो समुद्र के माध्यम से होगा, चाहे रोड के माध्यम से होगा, चाहे रेल के माध्यम से होगा, यानी कि स्थल और जल मार्ग, इन दो तरीकों से चाइना क्या कर रहा है तो अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है इन तीनों महाद्वीपों में। अब यहाँ पे इसको मैप से समझेंगे तो और ज्यादा आसान होगा। जैसे ये देखिए, ये नेपाल है, ठीक है, और यहाँ पे ये चाइना। अब अगर चाइना को नेपाल में अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाना है तो यहाँ तो जल मार्ग है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे रेल मार्ग या फिर सड़क मार्ग से ही होकर जाना पड़ेगा, तो ये स्थल मार्ग हो गया। लेकिन अगर वहीं चाइना को श्रीलंका में आना है तो चाइना तो यहाँ पे है, श्रीलंका यहाँ पे, ये कैसे आएगा, तो जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश से होता हुआ फिर ये देखिए जल मार्ग के माध्यम से आएगा। तो चाइना क्या कर रहा है अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए इन तीनों महाद्वीप में, यहाँ पे हो गया अफ्रीका महाद्वीप, ये हो गया यूरोप महाद्वीप, और यहाँ पे ये हो गया एशिया महाद्वीप पूरा। तो यहाँ पे अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए चाइना एक परियोजना लेकर के चल रहा है, उसी को BRI के नाम से जाना जाता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहा जाता है इसी को। अब ये किन किन देशों में काम कर रहा है, किन किन देशों को लेकर के चल रहा है BRI परियोजना के तहत, वो सारे देशों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, आप मैप से देख सकते हैं। तो अगर एक वाक्य में कहा जाए कि BRI क्या है तो ये चाइना द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है जिसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप में अपनी पहुंच बढ़ाई जाए, चाहे वो रेल मार्ग हो गया, चाहे वो सड़क मार्ग हो गया, चाहे वो जल मार्ग हो गया, इन तीनों के माध्यम से। उसी कमेंट में ये भी पूछा गया था कि इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कि अगर इस रोड को हम बैन कर देते हैं, इस परियोजना को हम बैन कर देते हैं तो उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस मैप से और आसान होगा समझना। देखिए, अगर ये जो परियोजना चल रही है चाइना की, अगर हम इसको बैन कर दें तो पहले तो ये होगा कि जो चीन है इसकी विश्व के अन्य देशों के साथ कनेक्टिविटी कम हो जाएगी, और जब इसकी कनेक्टिविटी कम होगी तो जाहिर सी बात है कि हम वहां पे अपनी पहुंच बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा एक चीज और आप नोटिस करिए कि ये जो है इसकी परियोजना BRI, और जो पाकिस्तान में काम कर रहा है BRI परियोजना के तहत, तो ये हमारे देश के POK से होकर गुजरती है। POK क्या है, POK का पूरा नाम है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि जिसको पाक ने अपना अधिकार कर लिया जबरदस्ती, उस वाले क्षेत्र से होकर के जाता है, और ये हमारी संप्रभुता के लिए खतरा माना जाता है। तो एक तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया कि हमारी संप्रभुता की रक्षा होगी, ये हमारे लिए खतरा माना जा रहा है। दूसरा कि चाइना की अन्य देशों के साथ कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, तो वो हमारे लिए एक अच्छा मौका होगा, हम यहाँ पे अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं, इन देशों पे अपना प्रभुत्व बना सकते हैं। उसके अलावा चाइना क्या कर रहा है, तो यहाँ से आप देखिए कि हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। जब हिंद महासागर में प्रवेश करेगा तो जाहिर सी बात है कि हमें परेशान करेगा। यहाँ पे अपने सैन्य परीक्षण करता रहता है, जिसकी वजह से हमारी सुरक्षा संबंधी चिंताएं हो जाती हैं कि यार पता नहीं कब हमला कर दे। जैसे आप देखिए अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्रों में चाइना क्या कहता है कि ये हमारा पूरा क्षेत्र है और ये आप लोगों ने जबरदस्ती हड़प लिया है। तो ऐसे हिंद महासागर में भी आकर के ये बदतमीजी करेगा। तो ये भी हमारा फायदा होगा कि अगर इस परियोजना को बैन कर दिया जाता है तो फिर हिंद महासागर तक इसकी पहुंच बाधित हो जाएगी। तो इससे बहुत सारे फायदे हैं, हमने कल आर्टिकल में डिस्कस किया था। तो आज बस एक ओवरव्यू दे दिया गया, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो फिर से आप कमेंट कर दीजिएगा, कल या फिर संडे में इसको बहुत ही अच्छे से पूरे डिटेल में फिर से कवर कर लेंगे। इस आर्टिकल में बात की जा रही है NESTS के बारे में। ये जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसका पूरा नाम है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। इसने क्या किया तो अमेजन इंडिया और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के सहयोग से EMRS के लिए अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का दूसरा चरण का शुभारंभ किया है।
अब ये EMRS क्या है, तो इसका पूरा नाम है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। तो पहले हम जानते हैं जो समझौता हुआ उसके बारे में, उसके बाद फिर हम जानेंगे एकलव्य मॉडल स्कूल के बारे में। तो आइए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु। बात की जा रही है कि केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ने आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में फैले 54 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इसमें एडवांस्ड ब्लॉक प्रोग्रामिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम शामिल होंगे। उसके अलावा बात करें कि जो कक्षा 6 के छात्र हैं उनको कंप्यूटर विज्ञान की बुनियादी बातें सिखाई जाएंगी। जो 7वीं कक्षा के बच्चे हैं उनको विजुअल प्रोग्रामिंग की उन्नत अवधारणाओं से अवगत कराया जाएगा। 8वीं कक्षा के जो छात्र हैं उनके लिए एआई का इंट्रोडक्टरी सत्र होगा, और जो कक्षा 9 के छात्र हैं उनके लिए एआई के मूल सिद्धांतों को सीखने की बात की जा रही है इसमें। और जो कक्षा 10 के लिए स्टूडेंट उनको क्या कराया जाएगा, तो CBSE कौशल पाठ्यक्रम के अनुरूप एआई मॉडल शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में शुरू किया जाएगा। तो ये जो समझौता होता है उसकी महत्वपूर्ण बातें थी। अब हम जानते हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल या एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के बारे में। ये क्या है, तो ये एक प्रकार का विद्यालय है, बल्कि आवासीय विद्यालय। आवासीय विद्यालय का क्या मतलब है कि यहाँ पे हॉस्टल भी अवेलेबल है, यहाँ पे रहने की भी सुविधा है। ये किसके लिए है, तो एसटी के लिए, जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, जो जनजाति हैं, इनके स्टूडेंट के लिए, इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, इनको शिक्षित करने के लिए इस प्रकार के स्कूल खोले जा रहे हैं, ताकि वो वहीं पे रहें, खाएं पिएं और फिर अच्छे से पढ़ें। क्योंकि आप देखेंगे जो जनजातीय तबका है वो बहुत ही गरीब है। अब इनकी गरीबी को दूर करने का और क्या माध्यम है, शिक्षा माध्यम। उसके अलावा ये शिक्षा तक पहुंचेंगे कैसे, शिक्षा इनके लिए बहुत बड़ा माध्यम बना हुआ है, चुनौती बनी हुई है। तो इस वजह से शिक्षा इनको देने के लिए क्या किया जा रहा है, तो आवासीय विद्यालय लाया जा रहा है। इसका नाम रखा गया एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। बात की जा रही है EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल पूरे भारत में एसटी के लिए मॉडल आवासीय स्कूल बनाने की एक योजना है। इसको वर्ष 1997 से 98 में शुरू किया गया था, और यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालयों के समान स्कूलों का निर्माण करना, जिसमें खेल तथा कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष अत्याधुनिक सुविधाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। EMRS स्कूल क्या करते हैं, तो ये CBSE पाठ्यक्रम का पालन करते हैं। वर्ष 2018-19 में EMRS योजना के पुनरुद्धार को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था। चूंकि नए दिशा निर्देश लागू किए गए हैं, इसलिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 2021-22 तक लक्षित 452 स्कूलों में से 332 को मंजूरी दी है। यानी इसको लेकर के नए दिशा निर्देश आए। अभी हम उसके बारे में भी जानेंगे कि जो नए दिशा निर्देश आए वो क्या हैं। नवंबर 2022 तक कुल 688 स्कूलों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 392 कार्यात्मक हैं। 688 में से 230 ने निर्माण कार्य पूरा कर लिया है और 234 निर्माणाधीन है। 32 स्कूल अभी भी भूमि अधिग्रहण के मुद्दों के कारण अटके हुए हैं। इससे संबंधित पुराने दिशा निर्देश क्या थे उसके बारे में बात करते हैं, फिर नए दिशा निर्देश क्या जारी किए गए उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि केंद्र सरकार ने एक निश्चित संख्या में प्रारंभिक EMRS को मंजूरी दी थी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जरूरत पड़ने पर नए स्कूलों की मंजूरी लेने के लिए जिम्मेदार थे। इन स्कूलों के लिए वित्त पोषण अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान से आना था, और दिशा निर्देशों में यह अनिवार्य था कि जब तक राज्य केंद्र द्वारा स्वीकृत स्कूलों का निर्माण पूरा नहीं कर लेते, वे नए स्कूलों के लिए वित्त के हकदार नहीं होंगे। ये जो अनुच्छेद 275 है ना, ये कहता है कि केंद्र राज्य सरकारों को अनुदान देगा। अब जब अनुदान देगा तो जाहिर सी बात है किसी ब्याज वाज नहीं लेगा, ये ऋण के रूप में नहीं दे रहा है, बल्कि जो पैसा देगा फिर केंद्र पैसा दे करके भूल जाएगा। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि जो अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को अनुदान दिया जाएगा केंद्र के द्वारा, तो इसी से इनको EMRS स्कूल बनाना है। लेकिन जब तक कि केंद्र द्वारा दी गई राशि से EMRS स्कूल नहीं बनवा लेता राज्य, तब तक नए स्कूल खोलने के लिए बात नहीं करेगा। यानी केंद्र सरकार ने अगर मान लीजिए किसी राज्य में 10 EMRS स्कूल खोलने के लिए कहा है, अब ये राज्य सरकार ये चाहती है कि हम यहाँ पे 12 EMRS स्कूल खोलें, तो राज्य सरकार को पहले अनुच्छेद 275 के तहत मिले हुए पैसे का इस्तेमाल करके 10 EMRS स्कूल खोल लेना है। उसके बाद ही 11वां और 12वां को खोलने की बात करनी है, तभी केंद्र सरकार इसके लिए राजी होगी। ऐसा नहीं कि अभी 10 का काम चल रहा है, जिसमें से 8 ही बन पाया, 2 बन रहा है, और उसके बाद फिर से जा करके अनुमोदन ले रहे कि 2 और बनवाना है। तो पहले 10 का काम पूरा हो जाना चाहिए, उसके बाद ही 2 और मिलेगा। अगला बिंदु, प्रत्येक EMRS के लिए 20 एकड़ भूखंडों की बुनियादी आवश्यकताओं के अलावा दिशा निर्देशों में कोई मानदंड नहीं था कि EMRS कहाँ स्थापित किया जा सकता है। इसे राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया गया था। ये जो पुराने दिशा निर्देश थे इसमें सिर्फ एक शर्त रखी गई थी कि 20 एकड़ भूखंड होना चाहिए जहाँ पे विद्यालय बनेंगे, बस इतना ही शर्त थी। उसके अलावा कोई और दिशा निर्देश नहीं रखा गया था। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में नए दिशा निर्देश आना ही था। तो अब हम जानते हैं नए दिशा निर्देशों के बारे में। इसको वर्ष 2018-19 में नए दिशा निर्देशों ने केंद्र सरकार को स्कूलों की मंजूरी देने और उनका प्रबंधन करने की अधिक शक्ति दी।
जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की गई और उसे स्टेट एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट का प्रबंधन सौंपा गया, जो व्यवहारिक स्तर पर ईएमआरएस को प्रबंधित करेगा। इन नए दिशा निर्देशों ने प्रत्येक आदिवासी उप जिले में एक ईएमआरएस स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया और उन्हें स्थापित करने के लिए एक जनसंख्या मानदंड पेश किया। यानी ईएमआरएस स्कूल स्थापित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जनसंख्या को एक मानदंड के रूप में यहाँ पे रखा गया है नए दिशा निर्देश में। प्रति उप जिले में एक ईएमआरएस स्थापित किया जाएगा जिसमें कम से कम 20,000 अनुसूचित जनजाति की आबादी है और यह उस क्षेत्र की कुल आबादी का 50% होनी चाहिए। यानी किसी उप जिले में अगर ईएमआरएस स्कूल खोलना तो इसके लिए 2 शर्तें रखी गई। पहली शर्त क्या है कि कम से कम 20,000 एसटी जनसंख्या होनी चाहिए वहां पे, और ये जो जनसंख्या उस उप जिले की 50% से कम नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो ईएमआरएस स्कूल है इसको स्थापित करने के लिए जो पिछले दिशा निर्देश में 20 एकड़ भूमि की बात कही गई थी, उसको घटा करके 15 एकड़ कर दिया गया है इस नए दिशा निर्देश में। इससे संबंधित चुनौतियां क्या हैं, तो 15 एकड़ क्षेत्र की आवश्यकता। अस्थायी समिति की रिपोर्ट में 15 एकड़ क्षेत्र की आवश्यकता भूमि की पहचान करने और अधिग्रहण करने, विशेष करके पहाड़ी इलाकों में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों और पूर्वोत्तर में को मुश्किल बना रही है। जैसे यहाँ पे जो 15 एकड़ भूमि क्षेत्र की शर्त रखी गई है, अब ये जैसे पहाड़ी इलाका हो गया तो यहाँ पे लगातार 15 एकड़ भूमि मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, उसके अलावा जैसे छत्तीसगढ़ के कुछ जिले हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा उग्रवाद है, तो अब यहाँ पे 15 एकड़ की जमीन मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। उसके अलावा अगर मिल भी रही है तो कोई लोग मान रहे हैं, कोई नहीं मान रहे, उसका अधिग्रहण कैसे किया जाए, कानूनी प्रक्रिया है, कागजी कार्रवाई है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे निकल के आ रही है। उसके अलावा जनसंख्या मानदंड के बारे में बात की जा रही है। तो अब जैसे यहाँ पे शर्त रखी गई कि 20,000 की जनसंख्या होनी चाहिए और ये भी कम से कम 50% होनी चाहिए उस क्षेत्र की आबादी का। तो मान लीजिए कहीं पे 10,000 एसटी समुदाय है, तो फिर क्या इनके लिए हम ईएमआरएस ना खोलें, फिर इनको शिक्षा से वंचित कर दिया जाए? अगर इनकी आबादी किसी क्षेत्र में किसी उप जिले में कम है तो इसमें इनकी क्या गलती है? तो यहाँ पे ये भी पॉइंट निकल के आ रहा है कि जनसंख्या का जो मानदंड है ये कुछ जनजातीय लोगों के लिए दिक्कतें पैदा कर रहा है। एक तरीके से भेदभाव हो जा रहा है, क्योंकि जहाँ पे 20,000 से अधिक जनजातीय समुदाय हैं और इसके 50% आबादी है तो इन लोगों को तो ईएमआरएस विद्यालय मिल जा रहा है, लेकिन जहाँ पे कम जनसंख्या उनको ईएमआरएस विद्यालय उपलब्ध नहीं हो पा रहे। उसके अलावा बात करें कि कभी कभी जब जनसंख्या वाला मानदंड पूरा कर लिया जाता है, चलो ये दोनों शर्तें पूरी होगी 20,000 वाली और 50% वाली, तो क्या होता है वहाँ पे 15 एकड़ भूमि भी नहीं मिल पाती है। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं निकल के आ रही हैं। उसके अलावा बात करें शिक्षकों की कमी के बारे में, इसमें पहला बिंदु है एनईएसटीएस की स्थापना के बावजूद शिक्षकों की कमी थी। इसका पूरा नाम है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। हालांकि नए दिशा निर्देशों ने एनईटीएस को शिक्षक भर्ती के लिए उपाय सुझाने की अनुमति दी, लेकिन उन्होंने राज्यों के लिए उनका पालन करना कभी अनिवार्य नहीं किया। इससे शिक्षकों की गुणवत्ता में असमानता, पर्याप्त भर्ती नहीं होने के साथ खर्च बचाने के लिए बड़ी संख्या में स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती संविदात्मक रूप से हुई है। जुलाई 2022 तक सभी कार्यात्मक ईएमआरएस में एनईएसटीएस द्वारा अनुशंसित 11,340 शिक्षकों के मुकाबले 4,000 से भी कम शिक्षक थे। यानी आवश्यकता कितना, तो 11,000 से ज्यादा की आवश्यकता है, लेकिन है कितना, सिर्फ 4,000। तो इतना बड़ा गैप है, तो शिक्षा क्या ही देंगे। बात करें कि आगे क्या हो, तो भूमि क्षेत्रफल और जनसंख्या मानदंड के संबंध में दिशा निर्देशों में ढील दी जानी चाहिए, जिससे कम जनजातीय आबादी वाले क्षेत्र भी ईएमआरएस योजना का लाभ उठा सके। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए एनईएसटीएस को स्कूल प्रबंधन पर अधिक नियंत्रण दिया जाना चाहिए। साथ ही राज्यों के लिए शिक्षक भर्ती के बारे में अनिवार्य दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए। इस आर्टिकल में बात की जा रही जीबीए के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों में सहायता के लिए जैव ईंधन पर भारतीय मानक जारी किए गए हैं। जीबीए क्या है, तो जीबीए का पूरा नाम है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। अभी जो मानक जारी किए गए ना, ये मानक समझ में आएंगे नहीं, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये समझ भी नहीं आने वाले और फिर इसके बारे में पूछेगा भी नहीं। वैसे आप लोग मानेंगे नहीं, देखेंगे जरूर। तो ये रहा मानक, देख लीजिएगा एक बार। ये किसके द्वारा जारी किए गए, तो ये बीआईएस के द्वारा जारी किए गए। बीआईएस का है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जीबीए। उसके अलावा राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं हम वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन या जीबीए के बारे में। ये भारत के नेतृत्व में एक पहल है जिसका उद्देश्य जैव ईंधन अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा उद्यमों का गठबंधन सुनिश्चित करना है। इस पहल का लक्ष्य जैव ईंधन को ऊर्जा संक्रमण के एक प्रमुख घटक के रूप में स्थापित करना तथा रोजगार सृजन व आर्थिक विकास में योगदान देना है। यह भारत के मौजूदा पीएम जीवन योजना, सतत और गोवर्धन योजना जैसे जैव ईंधन कार्यक्रमों की गति देने में मदद करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार शुद्ध शून्य लक्ष्य के परिणाम स्वरूप वर्ष 2050 तक जैव ईंधन क्षमता में 3.5 से 5 गुना वृद्धि की जाएगी।
इसका गठन कैसे हुआ है और इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? तो इस गठबंधन की शुरुआत 9 आरंभिक सदस्य देशों भारत, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात के साथ की गई है। इसकी स्थापना जो अभी G20 की मीटिंग हुई थी नई दिल्ली में, भारत की जिसकी अध्यक्षता भारत ने की थी, उसी के अंतर्गत की गई थी इसकी स्थापना। जीबीए के सदस्य देश जैव ईंधन के प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ता हैं। इथेनॉल के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 52%, ब्राजील द्वारा 30%, भारत द्वारा 3% के साथ लगभग 85% के योगदान के साथ ही इन्हीं देशों में इसकी लगभग 81% खपत होती है। यानी ये 3 देश मिलाकर के 85% उत्पादन करते हैं और यही 3 देश मिलाकर के 81% इसकी खपत करते हैं, यूज करते हैं इसका। इसमें शामिल होने के लिए 19 देश और 12 अंतरराष्ट्रीय संगठन पहले ही सहमति व्यक्त कर चुके हैं। अगला बिंदु, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का समर्थन करने वाले देश जिन्हें G20 में आमंत्रित किया गया था, उनका नाम दिया गया बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के गैर समर्थक देश कौन कौन से? तो आइसलैंड, केन्या, गुयाना, पराग्वे, सेशल्स, श्रीलंका, युगांडा और फिनलैंड। उसके अलावा अगर हम अंतरराष्ट्रीय संगठन की बात करें जो इसमें शामिल हो रहे हैं, तो विश्व बैंक हो गया, एशिया विकास बैंक, विश्व आर्थिक मंच, विश्व एलपीजी संगठन, संयुक्त राष्ट्र सभी के लिए ऊर्जा, यूएनआईडीओ, बायोफ्यूचर्स प्लेटफॉर्म, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा मंच, अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, विश्व बायोगैस एसोसिएशन। ये सब अंतरराष्ट्रीय संगठन थे जो इसमें शामिल होने वाले थे। यहाँ पे हमने जान लिया जीबीए के बारे में। अब हम जानते हैं जैव ईंधन से संबंधित जो राष्ट्रीय नीति हमारे 2018 की उसके बारे में। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित की गई थी। नीति को 2009 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से प्रख्यापित जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति के अधिकरण में अधिसूचित किया गया था। इसमें जैव ईंधन को वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया। तो इसमें वर्गीकरण हम देखते हैं कैसे किया गया है। इसमें पहला है मूल जैव ईंधन अर्थात पहली पीढ़ी 1G के बायो एथेनॉल, बायोडीजल एवं उन्नत जैव ईंधन। उन्नत बायोफ्यूल अर्थात दूसरी पीढ़ी 2G के एथेनॉल, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से बने ड्रॉप इन फ्यूल। तीसरी पीढ़ी के बायो ईंधन कौन कौन से हैं? तो जैव सीएनजी आदि प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत उपयुक्त वित्तीय प्रोत्साहन के विस्तार को सक्षम करने के लिए। इसकी विशेषताएं क्या है इस नीति की? तो इस नीति में गन्ने का रस, शुगर वाली वस्तुओं जैसे चुकंदर, स्वीट सोरगम, स्टार्च वाली वस्तुएं जैसे कॉर्न, कसावा, मनुष्य के उपभोग के लिए अनुपयुक्त बेकार अनाज जैसे गेहूं, टूटा चावल, सड़े हुए आलू के इस्तेमाल की अनुमति देकर इथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल के दायरे को विस्तृत करने का प्रयास किया गया इस नीति के माध्यम से। उसके अलावा यह नीति राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति के अनुमोदन से पेट्रोल के साथ सम्मिश्रण के लिए इथेनॉल के उत्पादन हेतु अधिशेष खाद्यान्न के उपभोग की अनुमति देती है। उन्नत जैव ईंधन पर जोर देने के साथ ही यह नीति 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरियों के लिए 6 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर प्रोत्साहन के अलावा 1G जैव ईंधन की तुलना में उच्च खरीद मूल्य प्रदान करती है। यहाँ पर वही सारी चीजें इमेज के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई। जैसे बात की जा रही है कि जो बायोफ्यूल है, जो जैव ईंधन है, इनको 1G, 2G और 3G में बांटा गया है इस नीति के द्वारा। उसके अलावा बात करें कि नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई जाएगी जो किसके अंतर्गत काम करेगी? तो ये काम करेगी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यानी कि प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत। यही सारी चीजें जो हमने यहाँ पे डिस्कस की ना, वही सारी चीजें यहाँ पे इमेज के माध्यम से दी गई हैं। अब हम जानते हैं कि जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए। तो इसमें पहला है इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल EBP कार्यक्रम, यानी कि इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल। यह प्रदूषण को कम करने, विदेशी मुद्रा के संरक्षण और चीनी उद्योग में मूल्यवर्धन के उद्देश्य से इथेनॉल के सम्मिश्रण को प्राप्त करने का प्रयास करता है ताकि किसानों के गन्ना मूल्य बकाये का भुगतान किया जा सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन योजना 2019 की, इस योजना का उद्देश्य दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल उत्पादन हेतु वाणिज्यिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है और इस क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देना है। उसके अलावा गोवर्धन योजना के बारे में बात की जा रही है। तो ये खेतों में मवेशियों के गोबर और ठोस कचरे को उपयोगी खाद, बायोगैस व बायो सीएनजी में बदलने तथा इस प्रकार गांवों को साफ रखने व ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने पर केंद्रित है। उसके अलावा रिपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल, इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा लॉन्च किया गया था तथा इसका उद्देश्य एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र विकसित करना है जो प्रयुक्त कुकिंग ऑयल को बायोडीजल में संग्रह व रूपांतरण करने में सक्षम हो। हमने टॉपिक तो पढ़ लिया, अब देखते हैं इसके PYQ के बारे में। तो 2020 में इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया था। बात की जा रही है जैव ईंधन पर भारत की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है? तो इसमें पहला दिया गया कसावा, दूसरा क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, तीसरा मूंगफली के बीज, चौथा चने की दाल, पांचवा सड़े हुए आलू और छठा है मीठे चुकंदर। ऑप्शन दिया गया है
ऑप्शन ए है केवल 1, 2, 5 और 6। ऑप्शन बी है 1, 3, 4 और 6। ऑप्शन सी है 2, 3, 4 और 5। ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो आप लोग इसको आंसर दीजिए। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी चीजें दी गई हैं जिसका आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ से विशेषताओं में से। इसका सही उत्तर है उत्तर ए। उम्मीद है कि टॉपिक समझ आया होगा। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आप। दोस्तों, एक आर्टिकल इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के बारे में। वैसे तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही बहुत ही विस्तार में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर भी अब ये चर्चा में तो एक बार फिर से जान लेते हैं। उसके अलावा कुछ नए बच्चे भी जुड़े होंगे जिनको अगर जानकारी नहीं तो कम से कम वो भी जान जाएंगे इसके बारे में। तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। बात की जा रही भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा के बारे में। इस टॉपिक को देखने से पहले इस मैप को जरूर देखिए। ये एक प्रकार का व्यापारिक मार्ग है, यानी व्यापार करने के लिए एक गलियारा बनाया जा रहा है, मार्ग बनाया जा रहा है। ये कहाँ से जुड़ेगा? तो इंडिया में ये जुड़ेगा मुंबई से। उसके अलावा ये यूएई में जुड़ेगा जबेल अली से। उसके अलावा अल गुवैफत यूएई से जुड़ेगा। देखिए, अगर नाम लेने में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कोई मतलब प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो, तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा, क्योंकि नाम थोड़ा सा टफ है और फिर हर कोई एक तरीके से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकता ना इसका। उसके अलावा सऊदी अरेबिया के 3 शहर, जैसे ये हरद हो गया, अल हदीता हो गया, और ये रियाद सऊदी अरेबिया की कैपिटल, यहाँ से भी जुड़ेगा। उसके अलावा इसराइल से जुड़ेगा, हाइफा से। उसके अलावा ग्रीस से जुड़ेगा, फिरोज से। तो ये इंडिया से होकर के यहाँ जाने वाला। अब एक चीज ये देखिएगा, जो डॉटेड लाइन है वो सी रूट है, यानी समुद्री मार्ग है, और जहाँ पे लगातार लाइन बनी हुई है ये रेल रूट है, रेल मार्ग है। तो इंडिया की कनेक्टिविटी कहाँ से बढ़ानी है? एक तो मिडल ईस्ट हो गया। मिडल ईस्ट में जैसे आप बात कर रहे हैं यूएई और सऊदी अरेबिया की। उसके अलावा यूरोप में, यूरोप में कहाँ से? तो इसराइल और ग्रीस से। इंडिया की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसको लाया गया है। तो बात की जा रही भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा आईएमईसी की स्थापना के लिए भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी और इटली की सरकारों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। आईएमईसी वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, पीजीईआई नामक एक व्यापक पहल का हिस्सा है। पीजीआईआई को सबसे पहले जून 2021 में ब्रिटेन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पेश किया गया था। इसका लक्ष्य सार्वजनिक और निजी निवेश के संयोजन के माध्यम से विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है। ये किसके बारे में बात की जा रही है? तो ये पीजीआईआई के बारे में बात की जा रही है। इसका लक्ष्य क्या है? तो निजी और सार्वजनिक दोनों को मिलाकर के जो विकासशील देश हैं यहाँ पे बुनियादी ढांचाओं की परियोजनाओं में वित्त पोषित करना इसका उद्देश्य है। उसके अलावा बात की जा रही है कि आईएमईसी भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है। इस परियोजना का लक्ष्य रेलवे और समुद्री मार्गों सहित परिवहन गलियारों का एक नेटवर्क स्थापित करना है। इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। यह एक वैकल्पिक बुनियादी ढांचा नेटवर्क प्रदान करता है। अब यहाँ पे वही सारी चीजें फिर से दिखाई गई मैप के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि मुंबई में फिर कंडाला से जुड़ेगा, ये मुंद्रा पोर्ट हो गया। उसके अलावा यहाँ पे फुजायरा हो गया, गुवेफेट हो गया, हरद हो गया, ये दमन हो गया। अगर हम इसको आसान भाषा में कहें तो इंडिया की कनेक्टिविटी बढ़ानी है। कहाँ से? तो मिडल ईस्ट हो गया, उसके अलावा यूरोप हो गया। यहाँ से इंडिया की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया है। अगर हम बात करें भारत के लिए इसका महत्व क्या है, तो बात की जा रही है पहला पॉइंट इसमें समग्र आर्थिक विकास। आईएमईसी भारत के लिए द्रुत व्यापार, परिवहन और ढांचागत विकास के लिए तथा रणनीतिक रूप से संरेखित देशों के साथ लाते हुए एक क्षेत्रीय संरचना के निर्माण के लिए एक साधन प्रस्तुत करता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, जो मिडिल ईस्ट के देश है जैसे यूएई हो गया, सऊदी अरब, यहाँ पे तेल और गैस बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है और हम इसके आयात के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो हम यहाँ से आयात आसानी से कर सकते हैं इस परिवहन के माध्यम से। इस गलियारे का फिर व्यापारिक फायदा तो है ही, उसके अलावा जो सांस्कृतिक संबंध है वो भी अच्छे होंगे, कनेक्टिविटी जुड़ेगी, दोनों देश और करीब होंगे। तो ये सारे बहुत सारे फायदे हैं। आईएमएसी के तहत भारत की इंजीनियरिंग वस्तुओं, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के निर्यात को व्यापक रूप से लाभ पहुंच सकता है। यूरोपीय संघ यूएई के साथ व्यापार को सुदृढ़ करना, आईएमईसी सुदूर अवस्थित बंदरगाहों की लिंकिंग और जहाज, अंडर सी केबल, रेल एवं सड़क के माध्यम से विभिन्न देशों को जोड़ने के अपने मल्टी मॉडल डिजाइन के माध्यम से भारत और यूरोप के बीच आर्थिक आदान प्रदान की समयावधि में 40% की कटौती कर सकता है। यानी जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जो व्यापार होता है इसमें लगभग 40% समय कम हो सकता है। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। चूंकि यूरोपियन यूनियन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, इसलिए यह समझौता ईयू के साथ भारत के व्यापार को बढ़ावा दे सकता है। उसके अलावा यदि खाड़ी सहयोग परिषद, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जीसीसी और यूरोपीय संघ के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता एफटीए संपन्न होता है, तो आईएमईसी इन तीनों भागीदारों के आर्थिक भाग्य के लिए एक बड़ा संस्थागत उत्प्रेरक सिद्ध होगा। मध्य पूर्व में प्रभाव का विस्तार होगा भारत के। मध्य पूर्व में भारतीय प्रवासियों की बड़ी उपस्थिति के साथ यह परियोजना भारत के लिए व्यापक आर्थिक अवसर का वादा करती है, जहां मध्य पूर्व न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान करता है बल्कि भारतीय वस्तुओं के लिए एक प्रमुख बाजार भी बना हुआ है।
यह परियोजना भारत की रणनीतिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकती है, हिंद महासागर क्षेत्र में इसके प्रभाव को बढ़ा सकती है और भूमध्य सागर एवं अटलांटिक क्षेत्रों में इसकी पहुंच का विस्तार कर सकती है। व्यापार अगला लाभ है भारत के लिए कि व्यापार में लगने वाले समय में भी कमी होगी। जैसे बात की जा रही है, परियोजना भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच पारगमन समय में कमी के संदर्भ में विभिन्न रणनीतिक एवं आर्थिक लाभ प्रदान करेगी। और इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि परियोजना पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के संकटग्रस्त व्यापार मार्गों को बाईपास करते हुए सदियों पुराने स्पाइस रूट जो मसाला मार्ग था उसके बारे में बात करेगी, वो पुनर्जीवित करने में भी भारत की मदद करेगी। जैसे यहाँ पे अभी बात की गई है कि जो EU है इससे जो व्यापार होता है हमारा, उसमें लगने वाले समय का 40% तक कम कर देगी उस समय को। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि व्यापार समय में लगने वाली कमी। उसके अलावा बात करें कि वर्तमान में भारत के लिए यूरोप तक माल पहुंचाने का एकमात्र मार्ग स्वेज नहर ही है। BRI के प्रभाव को कम करना, अब ये BRI क्या है इसके बारे में हमने शुरू में देखा है, उसके अलावा कल भी इसके बारे में हमने बात की थी। तो इसका प्रभाव भी कम होगा जब ये माध्यम हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, जब ये परियोजना पूरी तरीके से लागू हो जाएगी। एक अन्य मुख्य बिंदु यह है कि चीन जो प्रायः केंद्रीय भूमिका में रहने की प्रवृत्ति रखता है, नियम एवं मानक निर्धारित करता है और जहां भी वह मौजूद है वहां आर्थिक प्रभाव पर हावी रहता है, चाहे BRI के माध्यम से या RCEP के माध्यम से। IME से बाहर रखा गया चाइना को। अब जब चाइना से बाहर तो जाहिर सी बात है कि इस पे हमारा प्रभुत्व होगा। हालांकि कुछ IMEC सदस्य BRI के भी अंग है। IMEC की असफलता BRI के लगातार बढ़ते प्रभाव को कम कर सकती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जिसके बारे में IMEC से जुड़ी कुछ जानकारी थी जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों एक न्यूज है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन फिर भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक्चुअली एक रेटिंग एजेंसी है, इसका नाम है मोदी। अब मोदी जी के बारे में बात नहीं की जा रही है, आप कहो कि मोदी जी कब से रेटिंग एजेंसी बन गए, मोदी के बारे में बात की जा रही है। आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं। तो इसने आधार को लेकर के कुछ बातें बताई, हम उसके बारे में जानते हैं कि इसने आधार को लेकर के क्या कहा है। जैसे बात की जा रही है कि आधार, अब ये बताने वाली बात नहीं कि 12 अंकों का होता है, आप सभी को पता होगा। आधार के बारे में इस रेटिंग एजेंसी ने बहुत बड़े खतरे के बारे में चिंता व्यक्त की। उसने ये बताया कि इसको लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। इसमें क्या मुद्दे उठाए गए, तो विशेष रूप से गर्म और आर्द्र जलवायु वाले लोगों के लिए बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया गया है और इसके कारण होने वाली सेवा अस्वीकृतियों की ओर इशारा किया गया है। बात की जा रही है देश के शीर्ष लेखा परीक्षक कैग के बारे में यहाँ पे बात करें। कैग ने क्या कहता है, अभी 1 साल पहले ये रिपोर्ट दी थी कैग ने कि जो आधार से बहुत सारे प्रॉब्लम जुड़ी हुई हैं, तो इसी के बारे में इसमें जिक्र किया गया है मोदी रेटिंग एजेंसी के द्वारा कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI जो आधार को जारी करता है, ये संस्था वही है। खिंचाई करने के 1 साल बाद ये चिंता सामने आई है। अब इसमें क्या कहा गया है, मूडीज ने आधार के बारे में क्या कहा उसके बारे में हम जानते हैं। मूडीज ने नोट किया है कि आधार जो दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल ID कार्यक्रम है, सार्वजनिक और निजी सेवाओं तक पहुंच को सक्षम बनाता है, जिसमें फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन के माध्यम से सत्यापन और वन टाइम पासकोड जैसे विकल्प शामिल हैं, जिसका उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले समूहों को एकीकृत करना और कल्याणकारी लाभों तक पहुंच का विस्तार करना है। मूडीज ने कहा हालांकि सिस्टम को बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें प्राधिकरण स्थापित करने का बोझ और बायोमेट्रिक विश्वसनीयता के बारे में चिंताएं शामिल हैं। इसमें कहा गया है प्रणाली के परिणाम स्वरूप अक्सर सेवा से इनकार कर दिया जाता है और बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकियों की विश्वसनीयता विशेष रूप से गर्म आर्द्र जलवायु में मैनुअल मजदूरों के लिए संदिग्ध है। विश्वसनीयता संबंधी चिंताएं चिंताजनक क्यों है, तो आधार की विश्वसनीयता पर चिंताएं महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्राथमिक पहचान दस्तावेज है जो सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए यदि तकनीकी विश्वसनीय नहीं है तो इसके परिणाम स्वरूप लोगों को सरकार से विभिन्न सब्सिडी नहीं मिल पाएगी जिसके वे हकदार हैं। सरकार सब्सिडी पर निर्भर रहने वाले बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए गए हैं। बात करें कि 31 जुलाई 2023 तक 765.30 मिलियन भारतीयों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन प्राप्त करने के लिए आधार को राशन कार्ड से जोड़ा था। पहल के माध्यम से 280 मिलियन से अधिक निवासियों ने LPG सब्सिडी के लिए आधार को रसोई गैस कनेक्शन से जोड़ा। 788 मिलियन से अधिक आधार को NPCI मैपर पर बैंक खातों के साथ विशिष्ट रूप से जोड़ा गया है और PM किसान योजना के तहत लगभग 100% किसान लाभार्थी आधार के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ऐसी विफलताओं के परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए झारखंड में आधार बायोमेट्रिक्स विफल होने और इसके परिणाम स्वरूप लोगों को PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में बात की जाए, इससे राशन नहीं मिल पाने के कारण भूख से मौत के मामले देखने को मिले हैं। यहाँ पे आधार की इंपॉर्टेंस बताई गई। वैसे भी आप देख रहे होंगे कि आधार इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि आज के समय में आधार के बिना कोई काम चलने वाला ही नहीं। कहीं भी जाओ तो आधार कार्ड दिखाओ। इवन अगर आप किसी होटल में स्टे करते हैं, रूम ले लें, तब भी भाई आधार कार्ड दिखाओ। आप ID के रूप में आधार कार्ड ही, मतलब आधार कार्ड इतना ज्यादा फेमस हो चुका है, तो वही आधार कार्ड की इंपॉर्टेंस यहाँ पे बताई गई है। आधार की बार बार की चिंताएं क्या है, तो भले ही 1.3 अरब से अधिक भारतीयों के लिए वास्तविक पहचान बन गया है, आधार की गोपनीयता और विश्वसनीयता के मुद्दे पिछले कुछ वर्षों में बार बार उठाए गए हैं। पिछले साल CAG ने एक रिपोर्ट में कहा था कि आधार में डेटा मिलान
प्रमाणीकरण में त्रुटियां और संग्रह में कमी के मुद्दे हैं। इसमें कहा गया है कि कुछ मामलों में 10 साल बाद भी आधार कार्ड धारकों का डेटा उनके आधार नंबर से मेल नहीं खाता है। इसने प्रमाणीकरण त्रुटियों के लिए अग्रणी कारकों का विश्लेषण करने के लिए एक प्रणाली की अनुपस्थिति की भी आलोचना की और कहा है कि भले ही यूआईडीएआई दुनिया के सबसे बड़े बायोमेट्रिक डेटाबेस में से एक का रखरखाव कर रहा था, लेकिन उसके पास डेटा संग्रह नीति नहीं थी जिसे ए माना जाता है, यानी जिसको ए कैटेगरी में रखा जाए। ऐसी कोई डेटा संरक्षण की नीति नहीं थी यूआईडीएआई के पास जो आधार कार्ड को जारी करता है। उसके अलावा बात करें सीएजी ने पिछले अप्रैल में 108 पेज की रिपोर्ट में कहा यूआईडीएआई ने अपने स्वयं के नियमों के प्रावधानों के विपरीत मार्च 2019 तक बैंकों, मोबाइल ऑपरेटरों और अन्य एजेंसियों को मुफ्त में प्रमाणीकरण सेवाएं प्रदान की, जिससे सरकार को राजस्व से वंचित होना पड़ा। ये सारी बातें कही गई इसके द्वारा, हालांकि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा इसको खारिज कर दिया गया इसकी रिपोर्ट। ये कुछ शॉर्ट न्यूज टाइप में है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बस जानकारी रखिएगा। भारतीय नौसेना ने खबरे मुंह सिक्किम कार रैली को हरी झंडी दिखाई। उसके बारे में सारी जानकारियां दी गई कि दूर दराज के क्षेत्रों के विकास के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, उनको कनेक्ट करने के लिए ये भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके बारे में फिर भी आप जानकारी रखिएगा। इसी तरीके से यहाँ पे बात करें कि जो हिंडन वायु स्टेशन है, यहाँ पर पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किया गया। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी जानकारी इकट्ठा की थी, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। उसके अलावा फिर भी अगर आपको जानना तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये एक शॉर्ट न्यूज है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे जो होते हैं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जानकारी के लिए कि अगर कोई जानना चाहते हैं देश दुनिया में क्या चल रहा है तो आप देख सकते हैं। ये हमारे एग्जाम के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग का आज जीएस का क्वेश्चन रहेगा, तो आज जीएस 2 के क्वेश्चन की बारी है। देखिए आज मैंने इसको लेक्चर में इंक्लूड नहीं किया है, तो इसको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके अलावा इसको हम पीडीएफ में भी देख लेंगे, तो मैं पीडीएफ में और टेलीग्राम पे इसको प्रोवाइड करवा दूंगा। क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा या फिर वीडियो में क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा आपको। अब वो टेलीग्राम पे भी मिलेगा, उसके अलावा पीडीएफ में भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो आप वहां से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। बोलने में आज बहुत सारी गलतियां हुई तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा। आप सबके सपोर्ट के लिए, आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से सहयोग बनाए रखिए। धीरे धीरे ये सारी चीजें और भी इंप्रूव होती जाएंगी। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। थैंक यू।